बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें समझने की बात यह है जौहर सलीम साहब के ये सीज फायर या जंग में शमूलियत अमेरिका की तरजीह क्या है, अमेरिका चाहता क्या है? अच्छा, मैं इस सूरत हाल को थोड़े से मुख्तलिफ जाविये से देखता हूँ। देखें, जज्बात तो हमारे हैं, बिल्कुल हमदर्दियाँ भी हैं ईरान के लिए, और ज़ाहिर है इस वक्त वो विक्टिम भी हैं, और इंटरनेशनल नॉर्म्स भी इजराइल ने वायलेट किए हैं, इंटरनेशनल लॉ भी वायलेट किया है, और एक जो सोवरेनिटी होती है और जो उनको की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसको भी वायलेट किया है। लेकिन अब ये तो ज़ाहिर से पहले हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो बाकी चीज़ें गजा में भी वायलेट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस जंग की हकीकत है इस वक्त, उसमें एक बहुत ज़्यादा एक सिमेट्रिक ये ऑलमोस्ट वॉरफेयर है। एक तरफ इजराइल के पास दुनिया के लेटेस्ट सिस्टम्स हैं, जो F-35s हैं उनके पास, F-15s और F-16 जो लेटेस्ट ब्लॉक के हैं। फिर जो उनका मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, जिस तरह इशारा किया जो है उस पर एजाज साहब ने भी, मंसूर साहब ने भी, कि उनके पास वो जो है ना 3 लेयर्ड सिस्टम, जो आयरन डोम और डेविड स्लिंग और फिर एरो 3 और एरो 2 मिसाइल्स भी हैं। तो उसमें देखें, इस जंग से पहले भी सबको पता था कि वो जो सिस्टम है 3 लेयर्ड, वो 90% प्रोजेक्टाइल्स रोक सकता है, 100% नहीं रोक सकता। ये एक नोन बात है। अभी भी वो 90% ही रोक रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया कोई ऐसा। जो इजराइल में जो इस वक्त हम देख रहे हैं नुकसानात, मेरे नज़दीक वो बहुत सारे एक्सपेक्टेड थे। ईरान की जो मिसाइल कैपेसिटी है, ये भी सबको मालूम था। ईरान क्लेम करता था उसके पास 3,000 मिसाइल्स हैं। वेस्ट का जो अंदाज़ा था ऑब्जर्वर्स का, वो ये था कि उसके पास 2,000 के करीब मिसाइल्स असल में हैं। अब जाहिर है कि इतने मिसाइल्स हैं तो वेव्स वो फेंकी जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल्स की। तो इससे पहले भी जब उनके आपस में स्ट्राइक्स एक्सचेंज हुआ था ईरान का इसराइल का, तो 300 तो उन्होंने उस वक्त भी फेंके थे। उस वक्त शहरी आबादियों से ज़रा दूर फेंके थे, अब वो शहरी आबादियों पर भी फेंक रहे हैं। लेकिन इसराइल जो प्रिसिशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, वो जिस तरह से उनकी हाई कमांड टेक आउट किया है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। अभी नेतन्याहू का क्लेम यह है कि हमने कई साल इनका पीछे उनके लिए, अब वो खतरा ख़त्म हो गया कि वो जो एक ब्रेकआउट कैपेसिटी थी वो न्यूक्लियर की वो हासिल कर लें, जो वो लैक करते हैं। अच्छा, ये भी है कि उनको इस वक्त जो है वो आराम से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको कोई खतरा नहीं है ईरान की एयर स्पेस में ऑपरेट करते हुए, इसलिए कि ज़ाहिर है उनके डिफेंस सिस्टम, उनके पास S-300 है ईरान के पास, और बाकी जो उनके पास सिस्टम्स हैं वो भी काफ़ी एंटीक्वेटेड हैं, तो कोई इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक इजराइल को इस वक्त एयर सुपरियॉरिटी वहाँ पे हासिल है, और वो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है, और जो वो हमले कर रहे हैं वो प्रिसाइज हैं, सिर्फ शहरी आबादियों को उस तरह से नहीं करे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो इस वक्त जो है ना, ये ईरान के लिए नुकसान जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, वो अनफॉर्चुनेटली जो है, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो तो जौहर साहब, आपके ख्याल में ईरान कितना अरसा ये लड़ाई लड़ सकता है, और अगर इसमें अमेरिका भी कूद जाता है तो फिर क्या मुश्किलात बढ़ सकती हैं? जी, मैं इससे पहले अपने बाकी कमेंट्स में भी कह चुका हूँ, और मैंने जहाँ भी देखा है कि वो जनरली मेरा ज़ाविया बाकियों से ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें मेरा ख्याल है कि टाइम इसमें अगेंस्ट है ईरान के, और ईरान जो है ये बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकेगा। अच्छा। अगर ये इसी तरह चलता रहता है तो डिप्लोमेसी जो उनसी है इस वक्त उसमें, और जिस तरह अभी ट्रंप ने थ्रेटन किया उसको, तो उससे उनकी मुराद ये हो सकती है कि वही जो उनके, बिकॉज B-2 बॉम्बर्स जो हैं, जो $1 बिलियन का एक प्लेन आता है, और ये जो बंकर बस्टर्स हैं जो अमेरिका के पास हैं, तो जो 60 मीटर की गहराई तक जाके वो तबाह कर सकते हैं। देखिए, नेटेंस जो है, इनके 2 मेन है ना, एक नेटेंस है और एक फोर्डो है, जहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान की, एनरिचमेंट के प्लांट्स लगे हैं, और उनकी जो है, तो नेटेंस में उन्होंने जो है काफ़ी गहराई तक गए हैं, 100 मीटर तक भी, और फिर कुछ चीज़ें वो लेके गए हैं बहुत ही ज़्यादा गहराई तक। प्रॉब्ली कुछ शक किया है कि जो अफजूदा यूरेनियम है कुछ, वो उन्होंने 500-600 मीटर्स की गहराई पे भी रखा है। लेकिन अगर आप ऊपर से ही उसको बम, इस तरह के बम्स जब फेंकते हैं, बंकर बस्टर्स, तो ऊपर से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तबाह करते हैं, तो शायद वो नीचे के फिर जाने के रास्ते भी जो हैं, क्योंकि वो कहा यह जा रहा है कि उसके केसेस हैं जो इतनी नीचे जाती हैं। इसी तरह जो फोर्डो का है, फोर्डो का भी ज़मीन के नीचे है काफ़ी, वो 100 मीटर्स तक कहते हैं, लेकिन बंकर बस्टर्स उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं इन दोनों को, वो तबाह तो नहीं कर सकते मुकम्मल, ज़्यादा इतनी गहराई नहीं जा सकते। तो इसलिए जो है आपको ईरान मुश्किल में नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि आगे से जिस तरह अल्टीमेटम इनको मिलना शुरू हो गया अमेरिका की तरफ से, देखिए 2 दिन का अल्टीमेटम अगर उन्होंने दिया है, तो अनलेस के ट्रंप ने बिल्कुल ही हवा में दे दिया, और जिसका इम्कान ज़रा कम है, मेरा ख्याल है कि वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। अब सिर्फ जो ईरान की, मेरे नज़दीक जो इस वक्त उनके
सबसे बेहतर उनके लिए वे आउट होगा वो ये होगा कि चाइना और रशिया इनका के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, जाहिर है कि वो $400 बिलियन का उनका मंसूबा भी था, इन्वेस्टमेंट का आधा तेल भी चाइना लेता है। रशिया को वो अपने मिसाइल देते थे, उनको वो जो ड्रोन जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी ईरान से काफ़ी जाते थे। तो बहुत ही वो चाइना और रशिया ये नहीं चाहेंगे कि ईरान बिल्कुल ही तबाह हो जाए इसमें, या वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाए। तो मेरे ख्याल है वो बहुत बड़ा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और इसका ये जो है ना, इस सूरत हाल से वे आउट जो है वो डिप्लोमेसी के जरिए ही निकलेगा, और उस टर्म्स को ईरान के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होंगी। बिल्कुल सही है। सवाल तो मेरा यह है कि आपके ख्याल में जो लीडरशिप है ईरान की, टॉप लीडरशिप, वो कितने खतरे में है, और आपके ख्याल में अगर ये खतरा बढ़ता है, जैसे आयतुल्लाह खामनेई को असैसिनेट करने का प्रोग्राम बनाया गया, तो उसके असरात क्या मुरतब होंगे? देखें, वो मेरे ख्याल है ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद उनको इजराइल को मना कर दिया। बिकॉज देखें, एक लीडरशिप जो है जो मुसल्लम होती है, जिससे आप डील कर रहे होते हैं, कई बार ये होता है कि अगर आप उस लीडरशिप को टेक आउट करने की कोशिश करें तो फिर उसके बाद जो है उनसे भी ज़्यादा मुश्किल जो है ना लीडरशिप से आपको बाद में बात करनी पड़ सकती है। ईरान में अलबत्ता ये ज़रूर है कि ईरान में जो है अली खामेनाई जो हैं उनके सुप्रीम लीडर, और जो सदर थे पेजेश्कियान, उनके नुक्सान नज़र में थोड़ा सा एक इख्तलाफ आप उसको कह लें, या मुख्तलिफ उनका था जाविया। जब ये मुज़ाकरात का ट्रंप ने उनको शुरू में वो दिया, अल्टीमेटम दिया और कहा कि मुज़ाकरात करें, तो सुप्रीम लीडर जो अली खामेनाई हैं वो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जो ईरानी सदर थे पेजेश्कियान वो करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईरान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नाजुक है, और बाकी भी जो उनको ये नज़र आ रहा था कि अगर आगे जाके फिर अगर जंग की सूरत में से जाके उस पर मुतनज होता है, उसमें ईरान के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो उन्होंने प्रिवेल किया और वो मुज़ाकरात शुरू हुए। उसमें शुरू में अमेरिका एक जो है वो बात कर रहा था, जो कि JCPOA जो हुआ था 2015 में, उसमें जो तय हुआ था कि 3.5 यानी 3.5% तक आप उसको अफसूदा कर सकते हैं यूरेनियम को। तो उस पर बात हो सकती थी, लेकिन बाद की स्टेजेस में अचानक जो है ट्रंप ने वो ऑफर वापस लेके तो ये कह दिया कि नहीं जी, 0 एनरिचमेंट, यानी कि बिल्कुल 0% जो है आप बिल्कुल भी अफसूदा नहीं कर सकते यूरेनियम को, और अपना प्लान न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको बिल्कुल स्क्रैप करना होगा। और ये इजराइल के कहने पे किया गया, और वो फिर जाहिर है उससे वो डेडलॉक पैदा हो गया। जौहर साहब, अब जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, इसका आपके ख्याल में सोल्यूशन है क्या? क्या हल निकलेगा? देखें, इसका हल जो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैं कह भी चुका हूँ कि ईरान के लिए इस वक्त खासी मुश्किल है। जो है इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह के वो हम सीन्स देख रहे हैं, बिल्कुल उशरी नुकसान तो सब कुछ है, लेकिन जो ईरान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है इस वक्त इसराइल के हाथों, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जंग है इस वक्त। देखिए, मॉडर्न जंगें जो हैं इस वक्त हमने अभी भी देखा, उसमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है, और उसको बाईपास करना मुश्किल हो जाता है। एक अगर एसिमेट्रिक चले गुरिल्ला वॉरफेयर हो, उसके उधर डिफरेंट होता है, लेकिन जब मुल्कों की जंग हो तो एक बिल्कुल उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत अहम हो जाती है। तो उसमें फ़र्क इतना ज़्यादा है, और फिर इसराइल की हमायत अमेरिका भी कर रहा है, फिर इस खत्ते के जो बाकी मुल्क हैं वो वहाँ पे भी बहुत से मुल्कों से उनको हमायत मिल रही है। अभी यूरोपियंस ने भी देखें अपने मिलिट्री एसेट्स मूव करने शुरू कर दिए हैं। तो अगर ये जंग तवालत अख्तियार करती है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा ईरान के लिए। अब उनके लिए जो अब एक जो बचत का रास्ता है वो ये है कि जो रशिया है, रूस और चाइना, रूस और चीन जो हैं वो, क्योंकि उनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, और रूस और चाइना ये नहीं चाहेंगे कि ईरान बिल्कुल ही डेसिमेट हो जाए, या वहाँ पे बात उस हद तक पहुँच जाए कि रजीम चेंज की सूरत में निकले उसका नतीजा। तो इसलिए वो फिर सफारतकारी में फिर वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, ज़ाहिर है वो दोनों मुल्क बहुत ज़्यादा, और फिर किसी वक्त वो इस तरह की बात भी कर सकते हैं कि अगर आप इससे आगे कहें तो फिर हम उनको मिलिट्री मीन से भी हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इवेंचुअली ये फिर अमेरिका और रशिया और चाइना के बीच में जो डिप्लोमेसी होगी उसमें से काफ़ी सारी बिहाइंड द सीन्स, सफारती सतह पर आप समझते हैं कि इस मसले का हल निकालना चाहिए और निकल सकता है? ठीक। और उसमें जो हल होगा, देखिए ना, ईरान की तरफ से आप सिग्नल्स देखें क्या आ रहे हैं, और वो बड़े इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ईरान की तरफ से कभी वो कहते हैं कि जी हालांकि जारियत उधर से हुई है, सब कुछ है, लेकिन अब ये भी आता है कि जी ठीक है, आप अगर ये बंद करता है इजराइल स्ट्राइक्स तो हम मुज़ाकरात दोबारा उस तरफ कर सकते हैं, उसकी तरफ आ सकते हैं। तो अमेरिका की तरफ से जो जिस तरह के अल्टीमेटम्स आ रहे हैं उस टोन में भी पता चलता है।
अब ये जो 2 दिन वाला अल्टीमेटम आया है, उसका मकसद ये भी हो सकता है ये कहना कि जी अगर आप 2 दिन में नहीं करेंगे तो फिर हम अपने B2 बॉम्बर्स के साथ वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं सही है, उसके वो जो उनसे बिल्कुल सही है, ये इसमें एक धमकी शामिल है। बिल्कुल।